हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शंकर शर्मा। एक बार हम आज वापस लेआउट बनाना सीखेंगे जो हमारे एचिंग में काम आ सके। इसके लिए आज हमने जो मोटिव्स लिए हैं उसमें हमने मछली ली है, लहरें ली है, कमल का पत्ता लिया है। इन मोटिव्स को लेके हम आज लेआउट बनाएंगे। जैसा कि हमारी सबसे पहले ब्लैंक शीट जो स्पेस होता है उस स्पेस को हमें स्पेस डिवाइड करना है। इसके लिए हमने 3 आकृतियाँ, एक मुख्य आकृति और अन्य सहायक आकृतियाँ लेकर स्पेस को सक्रिय और सहायक अंतराल में विभक्त करेंगे। उसके पश्चात इनमें धीरे धीरे डिटेल देना प्रारंभ करेंगे, इनको रूप देना शुरू करेंगे। आप देखिए कि इस कंपोजिशन में अभी हमने जो आकृतियाँ बनाई हैं ये सारी पूरी सतह को घेरे हुए हैं। मछली की आकृति चित्र के मध्य में होते हुए भी कहीं भी चित्र को कठोरता प्रदान नहीं कर रही है, क्योंकि उसका घुमाव, उसकी स्थिति और उसके साथ अन्य आकृतियों की स्थिति इस प्रकार की है कि वे पूरी सतह को घेरे हुए हैं। इसका लाभ ये है कि हमारा जो चित्र है वह पूर्ण चित्र की तरह दिखाई देगा। अगर इसमें यह संभावना नहीं रहेगी कि अगर हम चित्र का कोई भाग काट दें तो चित्र पूर्ण दिखे, ऐसा नहीं होगा। अगर हम इसमें से किसी भी चीज़ को हटाते हैं तो हमारा चित्र अधूरापन लिए हुए दिखेगा। तो आपका स्पेस डिवीज़न इस प्रकार हो कि सतह पर आकृतियाँ सहायक और सक्रिय अंतराल में इस प्रकार विभक्त रहे कि प्रथम दृष्टिपात में पूर्ण चित्र दिखाई दे। फिर इसके पश्चात जो हमने मुख्य आकृतियाँ ली है उन आकृतियों के साथ सहायक आकृतियाँ और सक्रिय अंतराल और सहायक अंतराल को हम और छोटे छोटे भागों में विभक्त करेंगे और उसे सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें हमने इसको छोटे छोटे आकारों में विभक्त किया है। जब आप एक बार यह डिसाइड कर लेते हैं कि यह हमारा सक्रिय अंतराल है और यह सहायक अंतराल है तो उसके साथ खेलना आपके लिए इजी हो जाता है। आप सहायक अंतराल में किसी भी प्रकार के चेंजेस कर सकते हैं, उसको किसी भी प्रकार से एक्टिव कर सकते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये हमने लहरों के लिए ये स्पेस डिवाइड किया था और अब इसमें हम लहरें जो कि हमारे लिए टेक्सचर्स का काम करेगी वो हम बनाएंगे। ये आप इसमें देख रहे हैं। इस प्रकार बड़ी रेखाएं, छोटी रेखाएं, महीन रेखाएं सक्रिय और सहायक अंतराल के साथ साथ अपना एक सहयोग उत्पन्न करती हुई आपको इस चित्र में दिखाई देगी। यह बहुत ज़रूरी होता है कि एक कड़ी बनी रहे सक्रिय अंतराल और सहायक अंतराल के बीच में और मुख्य आकृति और सहायक आकृतियों के बीच में। जब तक यह संबंध स्थापित नहीं होगा सारे आकार चित्रतल पर बिखरे बिखरे नज़र आएंगे, अलग थलग दूर दूर नज़र आएंगे। इसलिए इनके साथ इनका जुड़ाव होना अत्यंत आवश्यक है। सतह के साथ इनका जुड़ाव प्लस दूसरी आकृतियों के साथ मुख्य आकृति व सहायक आकृतियों का जुड़ाव। अगर इस प्रकार का कार्य नहीं होगा तो चित्र पूर्ण रूप से नहीं दिखेगा। अब इस प्रकार हम पूरे सतह तल पर इस प्रकार के टेक्सचर्स को वितरित कर देते हैं और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जब सहायक अंतराल के साथ साथ ये हमारे लिए टेक्सचर्स का भी काम कर रहे हैं तो हमारा जो स्पेस है वह गुथा हुआ प्रतीत होता है। एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन लिए हुए हमारा चित्र दिखाई देता है, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं। अब जो कि हमारी मुख्य आकृति थी मध्य की, उस मुख्य आकृति को भी हम इस प्रकार से संयोजित करने का प्रयास करेंगे कि वह अलग थलग नहीं दिखाई दे, क्योंकि उसका बहुत बड़ा आकार है। जो मुख्य आकृति हमने बीच में ली है, जो मछली की आकृति, वह बड़ी आकृति है, तो उसको भी इस प्रकार टेक्सचर्स से भरेंगे हम कि वह बहुत खालीपन लिए हुए नहीं रहे और एक उसका एक्टिव रोल इस चित्र में बना रहे। इसके पश्चात हम जब यह कार्य पूर्ण कर लेंगे तो हम इसमें धीरे धीरे टोन्स का प्रयोग करना शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने रेखाओं का प्रयोग इस चित्र में कर लिया है। अब यहाँ पर हमने टोन देने का प्रयास किया है। शीट हमारी वाइट थी, उसके साथ हमने डार्क टोन और मिडिल टोन, तीनों टोनों को लेकर चित्र को पूर्ण करने का कार्य शुरू किया है। अब इसमें हमारी प्रमाशक्ति
यह रोल निभाएगी कि कहाँ हमें डार्क करना है, कहाँ मिडिल टोन देनी है, कहाँ लाइट टोन देनी है। यह इस चित्रतल पर उसका वितरण समुचित रूप से रहे। अगर कोई भाग ज़्यादा काला हो जाएगा तो भी चित्र गलत हो जाएगा, और कोई भाग अगर खाली छूटा हुआ रह गया तो भी चित्र अपूर्ण दिखाई देगा। इसलिए जब हम टोन्स का प्रयोग करें या तान का प्रयोग करें या मध्यम गहरी और पूर्णतः सफ़ेद छटा का प्रयोग करें तो यह ध्यान रखें कि कहीं भी चित्र भारी प्रतीत न हो। इसके पश्चात जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस चित्र का पूर्ण रूप है, इस कंपोजिशन का पूर्ण रूप है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने डार्क, मिडिल, लाइट टोन सभी टोन्स का प्रयोग किया है और चित्र को पूर्ण रूप दिया है। अब आप इस चित्र को देखेंगे तो यह गूथा हुआ चित्र प्रतीत होगा। इसमें टेक्सचर्स की क्वालिटी भी आपको दिखाई देगी, लाइनिंग की क्वालिटी भी आपको दिखाई देगी, आकार भी आपको दिखाई देगा। सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई देगी, जो कि एक कंपोजिशन के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार जब आप कुछ एक मोटिव्स लेकर धीरे धीरे उनके साथ खेलना शुरू करते हैं तो आपको स्पेस डिवीज़न भी समझ में आता है, टोन्स का प्रयोग भी समझ में आता है और अन्य चीज़ें भी समझ में आती है। एक बार हम शुरू से इसको पुनः देखेंगे। सबसे पहले वाली स्थिति हमारी यह रही जब हमने खाली सीट ली थी। उसके बाद सक्रिय और सहायक अंतराल, मुख्य और सहायक आकृतियों में इसको हमने विभक्त किया। इसके पश्चात आकृतियों के विवरण देना हमने प्रारंभ किया। तत्पश्चात सहायक अंतराल में आकारों को स्थापित करने का प्रयास किया। फिर इसके साथ रेखाओं के टेक्सचर्स देने शुरू किए, और टेक्सचर्स देने के बाद में जो स्पेस हमको लग रहा था कि खाली ज़्यादा है उसको हमने सक्रिय करने का प्रयास किया। फिर उसको सक्रिय करने के उपरांत हमने उसमें टोन्स दी, लाइट, डार्क, मिडिल टोन, और पूर्ण रूप से हमने इस चित्र को बनाया। तो ये हमारा पूरा एक लेआउट बनाने का प्रोसेस था और हमने आज इस लेआउट को बनाया। आप भी इस प्रकार इसमें किसी भी प्रकार की आकृतियाँ जो आपको पसंद हो लेकर और चित्र या लेआउट निर्माण कर सकते हैं, और फिर उसे अपनी पेंटिंग के लिए या एचिंग प्रिंट के लिए काम में ले सकते हैं। थैंक्स।